हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट। मैं हूं शिवानी सेन और टेस्ट सीरीज डिस्कशन में ये हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो है जो कि भारत की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था पर है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और जिसने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो वो समीक्षा इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। और ये टेस्ट सीरीज़ दोनों मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो इसमें वो है तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो पहले मैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बता दूं कि ये जो सुधार है इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं और जो कि 1921 से लागू हुआ था। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रावधान है ये, 1921 में लागू हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में दोहरा शासन चलाया गया था। ठीक है, जिसे डायरकी कहते हैं। प्रांतों में दोहरा शासन चलाया गया था जिसमें इसे हस्तांतरित और आरक्षित दो विषयों में बांटा गया था और इसे ही डायरकी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, है ना, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो तब तक हमारा जो शासन था वह चलाया जाता था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत चलाया जाता था। ठीक है, तो जो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है ना। भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, और यह एक बहुत ही विस्तृत और लंबा दस्तावेज है और भारत का संविधान बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो किया गया था ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, संघीय लोक सेवा की स्थापना की गई थी तथा इसके अतिरिक्त दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा भी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, संयुक्त सेवा भी प्रारंभ की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 1895 में जो है संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। और नेक्स्ट है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इनमें से कौन सा एक सही है। तो जो है इसमें से ऑप्शन ए सही है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, 1946 भारत की संविधान सभा का गठन जो है 1934 में पहली बार आया था। ठीक है, 1934 में पहली बार ये M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय ने पहली बार
इसका क्या है विचार रखा था सर्वप्रथम, ठीक है। और जुलाई में इसके चुनाव हुए थे, जुलाई अगस्त में 1946 में, और जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक कथन है सही है जो, वो है ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए और डी सही है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल सही है। और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो ये सही है, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है। तो इसका मतलब है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है यहाँ पे कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत में क्या है, बहुत से धर्म हैं, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत से धर्म हैं। तो यहाँ पे किसी एक धर्म को समर्थन नहीं किया जाता है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है, भारत की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है यहाँ पे भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और इसका कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो हमारा संविधान है वो अर्धसंघात्मक है ना। यहाँ पे आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी संघीय शक्तियाँ होंगी यहाँ पे वो केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों में विभाजित होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान जो है किसे मान्यता प्रदान करता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई दोनों को, या धार्मिक भाषाई नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पे जो अगर आप अनुच्छेद 25 और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये इनमें अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने आदि को आदि कर सकते हैं, और साथ ही इन्हें संविधान में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है, ठीक है। इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ उसके स्रोत हैं, ठीक है। कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये है हमारी ब्रिटिश, और केंद्र राज्य संबंध जो हैं ये हैं कनाडा से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो स्वशासी जिला परिषदों से संबंध है 6वीं अनुसूची का। ठीक है, हमारी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12, जिसमें से 6ठी अनुसूची जो है ये स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत का संविधान भाग 9, तो भाग 9 संबंधित है पंचायत से। ठीक है, किससे संबंधित है? पंचायत से। भारत का संविधान भाग 8, तो भाग 8 संबंधित है संघीय क्षेत्र से। भारत का संविधान भाग 4A, तो ये संबंधित है मूल कर्तव्यों से। और भारत का संविधान 9A, तो ये संबंधित है नगर पालिका से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कहलाते हैं, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? तो मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं ये। ठीक है, ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। भारत के संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमने अमेरिकी संविधान से लिए हैं। ठीक है, और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है। ठीक है, और ये राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? क्योंकि वे मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अस्पृश्यता अधिकार अधिनियम जो है ये 1955 में पारित हुआ था और इसे अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1976 में नाम बदल दिया गया है। ठीक है, 1976 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बनाम चंपक राय द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो यहाँ पे ये जो चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमा था, ये 1951 में इस विवाद को इस विवाद को किया गया था, है ना। और ये था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। ठीक है, इसमें यह विवाद सामने आया था कि मौलिक अधिकार और हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें से किन्हें सर्वोच्चता प्रदान की जाए। ठीक है, तो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार प्राथमिक हैं और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये सहायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे प्राथमिक अधिकार हैं और उसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे सहायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे धर्म के प्रचार का अधिकार ये सम्मिलित है। ठीक है, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार ये भी सम्मिलित है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार तो ये भी सम्मिलित है। और धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तित कराने का अधिकार तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए सही है। जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है वो हमारे 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत है, आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत है। ठीक है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पे ये रिट दी गई हैं, ठीक है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। और ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट से संबंधित है, ठीक है, रिट जारी करने के लिए। और इन्हें न्याय का झरना भी कहा जाता है। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। यहाँ पे हमारे सारे अधिकार हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो समता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा यहाँ पे 25। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। यहाँ पे कथन 1 है हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक समान है। और कारण है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा जैसे रिट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र समान नहीं है, ठीक है, ये गलत होगा। और ये सही है, दोनों ही न्यायालयों को ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार, अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। ये भी कथन है यहाँ पे हमारा कि राज्यसभा को वित्तीय मामलों पर काफ़ी कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। और कारण है, लोकसभा अनुदान मांगों पर अकेले मतदान कर सकती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने के संदर्भ में यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 123 में है, ये भी सही है। संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद ये प्रभावी हो जाएगी, तो ये भी सही है। और राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ पे ये संदर्भ में नहीं है, ये है ना, ये गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो जो अध्यादेश है ये 123 के अंतर्गत वर्णित है। आर्टिकल 123 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अध्यादेश के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। और इसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है। और जो इसे वापस लेने की बात है तो यह प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर वापस लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अखिल भारतीय संघ, बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी सही है। केंद्र में द्वैत शासन, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लगाया गया था, ठीक है। और केंद्र में द्वैत शासन 1935। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, तो बिल्कुल सही है। 1919 में राज्यों में द्वैत शासन चलाया गया था, जिसे डायरकी कहा गया था।
उसके बाद 1935 में राज्यों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इन्हें आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, तो ये भी सही है। और राज्यों को इन्हें अनिवार्यता लागू करना होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा यहाँ पे। और सभी तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, तो ये भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये सिर्फ गांधीवाद नहीं बल्कि समाजवाद, उदार बुद्धिजीवी से भी संबंधित हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे पहला है, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो बिल्कुल इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है, ये अधिकार औचित्यपूर्ण है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। इन अधिकारों से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल। कुछ अधिकार हैं जिन्हें वंचित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 19 और 20 को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में। और ये नेक्स्ट है, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, तो बिल्कुल नहीं, कुछ अधिकार जो हैं ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं और कुछ भारतीय नागरिकों को भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये गलत होगा। और इनका उल्लेख जो है भारत के संविधान के भाग 4 में है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 है, भारत ने संसदीय स्वरूप को सरकार को अंगीकृत किया है। ठीक है, भारत ने संसदीय स्वरूप की सरकार को अंगीकृत किया है और कारण है इसका, राष्ट्रपति देश का प्रमुख मात्र है। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होती है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ए और 2 दोनों सही है और 2 एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण है। यहाँ पे कथन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को कार्यों के निर्वहन में सलाह और सहायता प्रदान करेगी तथा राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और कथन है इसका, कारण है इसका, राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। तो यहाँ पे जो है हमारा ए और आर दोनों सही होगा। ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं ये हमारे आर्टिकल 233 में वर्णित हैं। ठीक है, 233 में वर्णित है और इनकी नियुक्ति जो है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, जो भी राज्य होगा उसके उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन है, केंद्र स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा निकाला जा सकता है। और कारण है यहाँ पे, मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। तो यहाँ पे ये कथन, कारण सही है। ठीक है, कारण सही है किंतु कथन गलत है। यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 है, ये मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा, ए गलत है और 2 सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो यहाँ पे आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित हैं। ठीक है, और इसमें इन्हें आयरलैंड से लिया गया है और यहाँ पे सभी प्रकार के सिद्धांत वर्णित हैं। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेनवेल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रेनवेल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार की स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये सही होगा कथन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि हैं गांधीवादी, समाजवादी और उदार बुद्धिजीवी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं उसमें है श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, नहीं, यहाँ पे है सुशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत के रूप में गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित कराना होगा, यहाँ पे संबंधित नहीं है, संगठित। ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से गांधीवाद सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो गांधीवादी सिद्धांत है वह है 2 ग्राम पंचायत और 4 कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 2 और 4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, 1976 में किया गया था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था वो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति पर किया गया था। ठीक है, 51 का, अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो देश की सुरक्षा करना, आवश्यकता होने पर देश के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इनमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, या सभारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो यहाँ पे जो है सभी को पता होगा कि सभारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना मूल कर्तव्यों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो संसद के सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में
संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए या ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही कम ऐसे प्रावधान है जहाँ पे संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। इनमें से है ऑप्शन 4, है ना, यानी कि एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, केवल 4। और ये संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 108 में है। ठीक है, आर्टिकल 108 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक जो है संयुक्त बैठक सिर्फ 3 बार बुलाई जा चुकी है। ठीक है, कितनी बार बुलाई गई है? लोकसभा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है सिर्फ 3 बार बुलाई गई है और ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। यह संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन 2 सही होगा। संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी कि राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, और संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, तो यहाँ पे एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, ये हमारे 7वें राष्ट्रपति थे, 7वें राष्ट्रपति थे और ये हमारे उपराष्ट्रपति नहीं रहे। बाकी सभी हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह और सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो हैं हमारे कभी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिसे एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन था। ठीक है, तो बता दें हम आपको कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, जिसमें से है आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। ठीक है, और पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था? 1986 में। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन के लिए किया था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधान सदस्यों में से प्रत्येक का एक मत है। सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है और लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
निर्वाचित संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्य के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 78, ठीक है, 52 से 78 आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें से जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और इनका जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति के रूप में NS रेड्डी होंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद R वेंकटरमन और उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो है यह राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेन सभापति होते हैं। ठीक है, और इन पर औपचारिक महाभियोग जो है ये राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें भी राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। लोकसभा की सहमति आवश्यक, भले ही इसे पहले राज्यसभा में पारित किया जाता है किंतु इसमें लोकसभा की भी सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, और 14 दिन का इन्हें अग्रिम नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, तो भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो हैं ये संचित निधि पर भारित नहीं है। इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिए जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो हैं इसमें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें नहीं दिया जाता, बल्कि सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में प्रदान किया जाता है। संचित निधि का वर्णन जो है संचित निधि का वर्णन 266 में दिया गया है। ठीक है, और जिसमें से सभी प्राप्तियां जो है उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। ठीक है, और इस निधि से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे संसदीय विधि आवश्यक होती है इसे धन निकालने के लिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का वर्णन नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता, अपितु उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद के रूप में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे 312 अनुच्छेद जो है एक या एक से अधिक भारतीय सेवा सृजित करने के लिए। ठीक है, अखिल भारतीय, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए। ठीक है, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पे किया गया है। और राज्यसभा का गठन जो है सर्वप्रथम 1952 में किया गया था। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था और यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है। ठीक है, राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्य में नई अखिल भारतीय सृजित कर सकती है। और इसके लिए सर्वप्रथम विधेयक यहीं से पारित किया जाता है, राज्यसभा से पारित किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति है निहित है कि वह यह घोषणा करें कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। और दूसरा है कथन, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे केवल एक कथन सत्य होगा। ठीक है, और दूसरा असत्य होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है।
तो यहाँ पे कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10। कोरम क्या होता है? तो कोरम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यानी कि अगर सदन का कार्य संपादन करना है तो कुल लोकसभा सदस्यों का 1/10 जो है व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। और यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। और लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ठीक है। लोकसभा में 55 सदस्य अवश्य होने चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लाया जाता है लोकसभा में, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसे सदन में बहुमत प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। जिस दिन उसे बहुमत से हटा दिया जाएगा उस दिन उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा दिया जा सकता है, ठीक है। और प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। कितने सदस्य? 50 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी और इसी में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी, ठीक है, 552। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 545 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू यानी कि 2, फिर उसके बाद है इंदिरा गांधी, ठीक है, यानी कि 2, 1, फिर उसके बाद है मोरारजी देसाई यानी कि 2, 1, 3, और फिर है चौधरी चरण सिंह यानी कि 2, 1, 3, 4। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो कौन बने थे? तो पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, ठीक है। और 1996 में बने थे ये, सर्वप्रथम 16 दिन के लिए बनाए गए थे, ठीक है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ है यहाँ पे प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो शुरू होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं, ठीक है। शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उस सदन के नियमित कार्यकृत किया जाता है कार्य के लिए, ठीक है। और जो प्रश्नकाल होता है और जो कार्यक्रम होता है उसको तय करने के मध्य का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। और इसे 1962 से जारी किया जा रहा है, ठीक है। कब से जारी किया जा रहा है? 1962 से शून्यकाल को जारी किया जा रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ किया जा सकता है, ठीक है, हाँ किया जा सकता है, किंतु 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य बनना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। कहाँ पे है? सर्वोच्च न्यायालय में है, ठीक है। जब भी कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश जो है नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो किसे नियुक्त कर सकता है? किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वो तदर्थ न्यायाधीश बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है NSSO जारी करता है। ठीक है, यहाँ पे NSSO जो है भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। और वर्तमान में NSSO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विमल कुमार रॉय। ठीक है, विमल कुमार रॉय जो हैं NSSO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो भारत में गरीबी के माप के लिए सबसे उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा कब जारी किया गया था? 2010 में विकसित किया गया था। ठीक है, और तब इसे MPI और UDP द्वारा जारी किया जाता था। और उसके बाद 1947 में पहली बार इसे इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर हम 2020 में सूचकांक में भारत की बात करें तो भारत हमारा 62वें पायदान पर था। ठीक है, 62वें पायदान पर था 2020 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कथन है यहाँ पे, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो यहाँ पे सिर्फ शिक्षा उत्तरदायी नहीं है गरीबी के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसकी सही व्याख्या नहीं है, गरीबी के लिए सिर्फ शिक्षा उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, इसलिए ए और दो दोनों सही है और 2 की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है। क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से होती है। ठीक है, इसकी सीमांत उत्पादकता ना के बराबर होती है। ठीक है, इसकी सीमांत उत्पादकता ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे श्रम की सीमांत उत्पादकता सीमित होती है। यहाँ पे लगता तो है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन उसका जो है हमें उसका जो हमें उत्पादन है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, व्यक्ति कार्य तो कर रहा है किंतु उसका फल जो है वो हमें नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और 1950 से 80 तक की जो निम्न वृद्धि दर थी उसे हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, 1950 से 80 तक की जो निम्न दर थी उसे हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। और उसे नामकरण दिया है किसने? प्रोफेसर राज कृष्णा। किसने दिया है? प्रोफेसर राज कृष्णा। ठीक है, प्रोफेसर राज कृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे लॉटरी जीतने को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है लॉटरी जीतना। नेक्स्ट है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है इसमें क्या शामिल होता है? तो ये होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। जब हम अपनी GDP से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जब भी GDP से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो हमारा NNP निकल आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये होता है हमारा NNP निकालने का फॉर्मूला।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। उसके बाद सही कथन है, वह मुद्रा जिससे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो शीघ्र पलायन कर जाती है उसे हॉट मनी कहते हैं। और नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है। ठीक है, मांग लगाकर अधिक रहती है और उसे हार्ड करेंसी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं, तो यहाँ पे ये गलत होगा। और चौथा है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है जबकि 3 गलत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? तो मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी करना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जो है हमारी मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, और इसका आधार वर्ष जो है उसे 2011 और 12 माना गया है। ठीक है, इसको आधार मान करके मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है, और महंगाई की गणना अर्थात मुद्रास्फीति महंगाई ही होती है। ठीक है, इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है, गिल्ट एवं गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? एड्स बाजार जो है सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। ठीक है, अगर गिल्ट एड्स बाजार की बात करें तो ये रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पे रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से क्या नहीं है? तो करेंसी नोट जारी करना ये तो है। ठीक है, मुद्रा योजना बनाना ये भी है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी है, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना तो ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन डी सही डी होगा। ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, और इसका कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। नेक्स्ट है हमारा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यूटीआई की स्थापना जो है ये हुई थी 1964 में। ठीक है, 1964 में हुई थी इसकी शुरुआत। और ये जो है यूटीआई जो है ये अभी भी भारत का अग्रणी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अग्रणी है मतलब प्रथम स्थान पर म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं, इसके सीईओ हैं इम्तियाजुर रहमान। ठीक है, इम्तियाजुर रहमान इसके सीईओ हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो है भारत में सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो है ये शुरू किया गया था यूटीआई द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूटीआई द्वारा सबसे पहला म्यूचुअल फंड शुरू किया गया था यूटीआई द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात करें हम, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ठीक है,
12 अप्रैल 1988 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य है स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, ठीक है, स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एग्जिम, आरबीआई, आईडीबीआई और एफसीआई। तो एग्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त, बिल्कुल सही है। आरबीआई बैंकों का बैंक, ये भी सही है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, ये भी सही है। और एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, तो यहाँ पे ये गलत होगा। एफसीआई जो है यहाँ पे संबंधित है भारतीय खाद्य निगम से, ठीक है, भारत में खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए, खाद्यान्नों को क्रम करने के लिए, क्रम करके उसे भंडारण करने के लिए एफसीआई का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है निक्की है। निक्की क्या है? तो निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, ठीक है। और यह दुनिया का तीसरा और एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड का तीसरे नंबर पर। और एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है। क्या है? जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, वो है बैंक रेट। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में एमसीएक्स एसएक्स क्या है? तो यह एक स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एक सरकारी स्वामित्व वाला स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कहाँ का? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में स्टॉक एक्सचेंज है, प्रथम नंबर पर आता है, जो कि वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो भारत में आरबीआई बैंकों और प्रतिभूति बाजार का नियामक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने 1870 से कार्य करना आरंभ किया। आरबीआई ने भारत में विदेशी मुद्रा का आरक्षित किया। और नेक्स्ट है, भारत में आरबीआई स्वयं सहायता समूहों पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आरबीआई का मुख्य कार्य जो है मौद्रिक नीति तैयार करना है और इसका क्रियान्वयन करना है, ठीक है। यह एक केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय जो है अभी बताया हमने मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में जो है ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। दूसरा है, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे केवल 2 सही हो गए, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय बैंकों की बात करें तो उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिनियमित है, ठीक है। इन्हें शैडो बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? शैडो बैंक, ठीक है। और इन पर नियंत्रण जो होता है वो आरबीआई का होता है। किसका होता है? आरबीआई का होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं और दूसरा है राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक सही होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर कौन लगाता है? तो संघ द्वारा लगाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1867 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया था, ठीक है। किसका? पूंजीवाद से संबंधित है ये, पूंजीवाद
वाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना है, कौन सा बेमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है रेखी समिति। रेखी समिति जो है आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है नंजन दुम्पा समिति, रेल किराया भाड़ा से संबंधित है। रंगराजन भुगतान असंतुलन। और गोईपुरिया समिति, गोशपुरिया नहीं है यहाँ पे, गोईपुरिया है, ठीक है। गोईपुरिया समिति बहुत ही फेमस समिति थी जो कि बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पे रेखी समिति जो है आयात निर्यात से संबंधित नहीं है। रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन जो है आयात निर्यात से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? आयात निर्यात। किन्हीं दो या अधिक देशों के मध्य हुए वित्तीय लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार, ट्रिप्स पहलू और व्यापार में संबंधित निवेश उपाय, ट्रिम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है डंकल प्रस्ताव से संबंधित है। किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव। और डंकल प्रस्ताव जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, ठीक है। और इसमें ट्रिम्स को शामिल किया गया था और यह प्रस्ताव जो है 1991 में पारित किया गया था, डंकल प्रस्ताव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद संबंधित है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है। और इसका जो है गठन कब किया गया था? तो इसका किया गया था गठन 6 अप्रैल 1952। 6 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और यह ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड दी पुअर के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड दी पुअर के लेखक जो हैं BN मैनहास। कौन है? BN मैनहास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता से संबंधित है, ये भी सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से संबंधित है, तो ये भी सही है। यहाँ पे सभी सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा जो है यहाँ पे हमारा बजटीय घाटे का योग और सरकार के बाजार का ऋण और दायित्व है, ठीक है। इसे बजटीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा से अगर हम सरल भाषा में कहें तो सरकार के जो कुल खर्च होते हैं और कुल उधारी होती है उसको छोड़ कर के जो उनके कमाई का अंतर होता है, ठीक है, कुल खर्च और कुल उधारी दोनों के मध्य का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है कि सरकार की जितनी भी आय है और व्यय, इसका अंतर, सरकार की आय व्यय का अंतर जो होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है ये शुरू हुआ था 1970 में, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 1970 में। और ये जो है दुग्ध क्रांति से संबंधित है। भारत में दूध की कमी को पूरा करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था और 13 जनवरी 1970 में ये प्रारंभ हुआ था। और वर्गीस कुरियन को इसका प्रणेता माना जाता है, ठीक है। वर्गीस कुरियन को इसका प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो यहाँ पे विभिन्न क्रांतियाँ हैं। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी, ठीक
ठीक है। मत्स्य के लिए नीली क्रांति और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ताती पाका तेल शोधन किस राज्य में है? तो ताती पाका तेल शोधन जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जोतों की औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो भारत में घटती हुई जोत का आकार का प्रमुख कारण है उत्तराधिकार का नियम, बिल्कुल सही है। चकबंदी, यह नहीं होगा। कृषि का यंत्रीकरण, ये भी नहीं है। ठीक है। भू स्वामित्व की ललक, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 और 4 होंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है, क्यों? तो क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। उत्पादों को आकर्षक बनाता है, ये भी सही है। यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, ये भी सही है। या फिर उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। पैकेजिंग उत्पाद को जो होता है वितरण, भंडारण, सुरक्षित करने की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है। ठीक है, और कला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो पूर्व का बोस्टन जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कपास मुंबई में, महाराष्ट्र में होता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जो है 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये 1964 में स्थापित किया गया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, तो ये स्थापित किया गया था 1971 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो ये स्थापित किया गया था 1990 में। ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो इसी के साथ हमारे आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और समीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।